बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी पसंद हमारी चाहत बन जाए, आपकी मुस्कुराहट हमारी राहत बन जाए। खुदा करे इतने खुश रहें आप कि आपकी मुस्कुराहटों का हमें आदत हो जाए। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियाँ। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोफिया अहमद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में वर्षा जल संरक्षण के लिए चलाई जा रही है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। राज्य में इस वर्ष 486 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने का है लक्ष्य। मटर की बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद आर्किल। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार वर्षा जल संरक्षण के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चला रही है। झारखंड का अधिकांश भूभाग पठारी है, इस वजह से ज़्यादातर वर्षा जल बहकर राज्य से बाहर चला जाता है। ऐसे में राज्य के किसान सिर्फ खरीफ फसल की ही खेती कर पाते हैं। इस समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना लागू की है, जिससे राज्य के किसान वर्षा जल संरक्षण करके 2 से 3 फसलों की खेती कर सके। मत्स्य विभाग ने इस वर्ष 486 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसमें विभागीय प्रक्षेत्रों से 25 करोड़ मत्स्य बीज और निजी तालाबों से 461 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन किया जाएगा। 1 लाख मत्स्य बीज उत्पादन पर करीब 9,000 रुपये खर्च होता है। इसमें से 20 करोड़ बीज 10,000 रुपये प्रति लाख बीज के दर से बेचा जाएगा। इससे 2 करोड़ रुपये राजस्व मिलेगा। जो मत्स्य पालक 80,000 बीज खरीदेंगे, उन्हें इसके अतिरिक्त 20,000 बीज 100% अनुदान पर दिया जाएगा। विभिन्न फसलों में लगने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोकार्ड का इस्तेमाल काफ़ी असरकारी है। ट्राइकोकार्ड में ट्राइकोडर्मा नामक मित्र कीट होते हैं जो शत्रु कीटों को मार देते हैं। राज्य के युवक स्वरोजगार के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वयं ट्राइकोकार्ड बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। तो किसान भाई अगर ट्राइकोकार्ड बनाए, ये अपना एक रोजगार का अवसर भी ढूंढ सकते हैं, उससे किसी आय कर सकते हैं। ट्राइकोकार्ड बनाने के लिए कुछ होता है, क्रोसेरा नाम का कीड़ा होता है, जिसको कि हम लोग प्रयोगशाला में उसके अंडे के लिए उसको पालते हैं। उसके अंडे को लेकर के एक कार्ड होता है, उसके ऊपर उसको छिड़क देते हैं और कुछ चिपचिपा चीज़ लगा करके, और उस कार्ड को एक यूवी लाइट में डाला जाता है ताकि उसका जो उसकी क्षमता है निकलने की पिल्लू की वो बंद हो जाए। फिर उसके बाद में ट्राइकोडर्मा जो हमारा मित्र कीट है उसको ले जा करके उस ट्राइकोकार्ड पर छोड़ते हैं। तो मित्र कीट जो है उस कीट अंडे में जा करके, क्रोसेरा के अंडे में उसको अपना अंडा दे देती है, और उस अंडे को लिए हुए कार्ड को फिर हम लोग ले करके 4 दिन के बाद देखेंगे किसान भाई तो काला हो जाएगा, और 8वें दिन उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट करके खेत में लगा देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे मित्र कीट का जो अंडा निकल करके दुश्मन जो कीट के अंडे को खा करके वो मार करके वो नष्ट कर देगा। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये बहुत आसानी से किसान भाई अपने एक व्यवसाय के रूप में भी इसको बना करके एक हल्का सा परीक्षण लेकर के छोटा मोटा अपना वो रोजगार कर सकते हैं। राज्य के किसान मटर की खेती के लिए सितंबर से बुआई का काम शुरू कर सकते हैं। झारखंड में मटर की बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आर्किल, पूसा प्रगति PM 113, काशी नंदिनी या आज़ाद P1 लगाएं। मटर की बुआई में 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मटर की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत प्रभेद आर्किल, पूसा प्रगति, PM 113, काशी नंदिनी या आज़ाद P1 लगाएं।
इनकी उत्पादन क्षमता 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, इस मौसम में कई फलदार पौधों के फल बाग लगाए जाते हैं। इस काम में गड्ढा खोदने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट आगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कम समय और कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढा खोद सकता है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती के लिए यदि नर्सरी में बिछड़ा तैयार किए हैं तो उसे नर्सरी से निकालकर जब खेत में रोपें तो रोपाई के बाद खेत में नीम की खल्ली डालें। प्रति हेक्टेयर की दर 250 किलोग्राम नीम की खल्ली का उपयोग करें। फूल निकलने के बाद इतनी ही मात्रा में नीम की खल्ली का दोबारा व्यवहार करें। इससे कीट भी नहीं लगेंगे और उपज भी बढ़ेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। बारी है जानकारी की, तो आज की पहली जानकारी है लाह का मूल्य संवर्धन एवं विपणन व्यवस्था के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। लाख उत्पादन की दृष्टि से झारखंड भारत का अग्रणी राज्य है। प्राकृतिक रूप से वनों की उपलब्धता के कारण स्थानीय किसान लाख की खेती तो करते हैं, परंतु जानकारी के अभाव में वे अपना उत्पाद सीधे बाजार में बेच देते हैं। जब हम उत्पादन कर लेते हैं तो उत्पादन करने के बाद लाख जो है डंडी में लगा हुआ रहता है। फिर उसको हमारे जो किसान भाई लोग हैं उसको दावली का उपयोग करके छील करके डंडी से अलग कर लेते हैं। अब डंडी से अलग करने के बाद यदि लाख को बेचना है तो फिर डायरेक्ट उसको जो स्थानीय बाज़ार होते हैं उसमें ले जा करके और जो मिडिल मैन होते हैं बिचौलिया लोग उनको बेच करके और वो अपना आमदनी ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कि जो छिला हुआ लाख है उसको मूल्य संवर्धन करने के लिए चौरी में बदलना पड़ता है। तो जब हम चौरी में बदलते हैं ढेला रूपी लाख को तो उसको तोड़ने में ज़्यादा मनुष्यों की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होती है, अथवा अगर हम मशीन का उपयोग करते हैं तो जो एनर्जी लगती है वो ज़्यादा लगती है, जिससे कि हमारे जो चौरी लाख का उत्पादन होगा उसकी कीमत बढ़ जाती है। मूल्य संवर्धन के लिए बाजार में साफ लाख लेकर जाएं, गंदगी दूर करें। इससे चपड़ा, सफेद लाख, एल्यूरेटिक एसिड इत्यादि प्राप्त किया जा सकता है। हम छिले हुए लाख को चौरी में बदलते हैं तो हम पानी की अवस्था में धुलाई करते हैं। जब पानी की अवस्था में हम धुलाई करते हैं तो धुला हुआ पानी निकलता है जिसको हम वॉश वाटर बोलते हैं। और इस धुले हुए पानी में प्राकृतिक रंग होता है, नेचुरल कलर, जिसको कि हम लोग रिकवर करते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ तकनीकी उपलब्ध है। और जब हम रिकवर कर लेते हैं तो एकदम से लाल रंग का, टमाटर के कलर का हमको प्राकृतिक रंग मिलता है, जिसका उपयोग हमारे यहाँ जो वस्त्र बनाने वाली कंपनियां हैं वो वस्त्रों को रंगने के लिए उपयोग करती हैं और इसका उपयोग खाने वाली वस्तुओं में भी किया जा सकता है। लाख का प्रसंस्करण सामान्य तरीके से संभव नहीं है। बड़े कारखानों में मशीनों के द्वारा यह काम किया जाता है, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए लाख प्रसंस्करण की लघु इकाई तैयार की गई है, जिसमें छिलाई, धुलाई, वर्गीकरण इत्यादि का काम एक ही जगह पर एक साथ किया जा सकता है। तो हम लोगों ने इन जो बड़ी बड़ी मशीनरी उपलब्ध हैं उसको हम लोगों ने छोटा छोटा किया और उसको हम लोगों ने नाम दिया लाख प्रसंस्करण की लघु इकाई। ये जो लाख प्रसंस्करण की लघु इकाई है ये 4 मशीनों का सेट होता है, जिसमें एक होता है लाख छिलाई एवं तुड़ाई मशीन, दूसरा होता है लाख धुलाई मशीन, तीसरा होता है लाख वर्गीकरण मशीन और चौथा होता है लाख ओसाई मशीन।
अब जो छिला हुआ लाख है, इसको प्रसंस्करण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहली मशीन है लाख छिलाई या तुड़ाई मशीन, इसमें हम डालते हैं छिले हुए लाख को। अगर डंडी लगा हुआ लाख हमारे पास है तो उससे हम लाख की छिलाई भी इस मशीन से कर सकते हैं, और छिलने के पश्चात हमारे पास जो लाख आता है वो छिला हुआ लाख हो जाता है। अब इस छिले हुए लाख को तोड़ करके छोटा किया जाता है। छोटा करने से जो गंदगियाँ इस लाख में उपस्थित हैं वो निकलती हैं, और जो लाख का दाना है वो फर्दर जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं उसके लिए एक्सपोज हो जाता है। तो तुड़ाई करने के पश्चात टूटे हुए लाख को हम पानी की उपस्थिति में धुलाई करते हैं, और यह क्रिया तब तक किया जाता है जब तक कि इस टूटे हुए छिले लाख में उपस्थित जितनी भी गंदगियां हैं ये न निकल जाएं, और जो रंग है इसमें प्राकृतिक रंग लाख डाई वो भी निकल जाना चाहिए। मशीन के द्वारा प्रसंस्कृत कर किसान भाई इससे कई उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वांछित लाख तो मिलेगा ही, महिलाओं को भी स्वावलंबन का आधार मिलेगा। लाख जब सूख जाता है तो सूखे हुए लाख को हम ओसाई करते हैं, जो चौथी मशीन है उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि इस धुले और सूखे हुए लाख में उपस्थित लाख का छोटा दाना, लकड़ी का टुकड़ा इत्यादि जो है वो सब अलग हो जाता है, और हमको जो लाख का दाना मिलता है वो एक साइज का लगभग मिलता है। अब ये जो दाना है इसको फिर जो तीसरी मशीन हमने बताया था लाख वर्गीकरण मशीन, इस मशीन में डाल करके वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण करने से जो छोटे दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो बड़े दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो दाना हमको वर्गीकरण के पश्चात मिलता है उसको हम चौरी बोलते हैं, और इस चौरी से ही लाख आधारित वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि आपका बटन लाख हो गया, चपड़ा हो गया, एलरेटिक एसिड हो गया, ब्लीच लाख हो गया, और बाई प्रोडक्ट के रूप में लाख डाई रिकवर किया जाता है। कड़ी मेहनत से तैयार फसल को कम दाम में सीधे बाजार में बेचने के बजाय उसमें मूल्य संवर्धन करना चाहिए, ताकि उपज का अधिकतम लाभ तो मिले ही, दूसरों को भी रोजगार प्राप्त हो। बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी जो हम लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए बिल्कुल लाभकारी है। तो ज़रा गौर से देखिए और सुनिए। आज हम जानकारी दिलवाने जा रहे हैं किसानों को ICT से लाभ के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। वर्तमान युग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का युग है। शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार सहित प्रत्येक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि भी इससे अछूता नहीं है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी या सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी को आमतौर पर ICT कहा जाता है। अब कृषि के क्षेत्र में ICT का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है या आगे होने की संभावना है, इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। आप देखें कि जो खेती या किसानी है उसमें जो अनुसंधान है, जो तकनीकें हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और इन तकनीकों का विकास जो हमारे राष्ट्रीय कृषि शोध तंत्र के जो संस्थान हैं, उसके अलावा जो निजी क्षेत्रों के शोध संस्थान हैं, उनके द्वारा प्रौद्योगिकी का विकास किया जाता है। और इन प्रौद्योगिकी को पारंपरिक रूप से किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते थे या जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि किसान मेला का आयोजन है, प्रदर्शनी है, प्रशिक्षण है, प्रत्यक्षण है। तो इस प्रकार के जो गतिविधियां हैं, प्रकाशन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसके द्वारा हम जो तकनीकों को, सूचनाओं को किसानों तक पहुंचाते हैं। अब ICT के आने से क्या फ़ायदा हुआ कि बहुत कम समय में हम अधिक संख्या तक सटीक तरीके से जो सूचनाएं हैं उसको हम किसानों तक पहुंचा सकते हैं। तो वर्तमान में भी और आने वाले समय में ICT का कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग होने जा रहा है। तमाम अनुसंधानों को किसानों तक पहुंचाने के लिए कई तरह के माध्यमों का उपयोग किया जाता रहा है, जिसमें किसान मेला, प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण, प्रकाशन इत्यादि पारंपरिक साधन के रूप में महत्वपूर्ण है। बदलते समय के साथ साथ टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, पोर्टल, सोशल मीडिया के तहत YouTube, फेसबुक, व्हाट्सएप इत्यादि की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसको मान लें कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, रेडियो है। तो ये जो माध्यम है इनको हम ICT के माध्यम कह सकते हैं। तो पारंपरिक रूप से ये दूरदर्शन ये और रेडियो या प्रकाशन न्यूज़पेपर के द्वारा किसानों तक सूचनाएं पहुंचती थी। लेकिन नया आयाम जो जुड़ा उसमें है इंटरनेट और मोबाइल।
तो इंटरनेट और मोबाइल के जुड़ने से जो जिस रूप में जितनी संख्या तक किसानों की पहुंच होनी चाहिए, वो टीवी, रेडियो या प्रकाशन के जो माध्यम है उससे काफ़ी व्यापक हो गया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर किसान भाई जहां सूचना के माध्यमों से फसल उत्पादन का समय, तकनीक, मौसम, बाजार, सरकारी योजनाएं सहित कृषि से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं, वहीं कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित मशीनों की सहायता से चालित बड़े बड़े खेतों की जुताई, बुआई, समतलीकरण, सिंचाई इत्यादि सुचारू पूर्वक कर सकते हैं। कि जैसे मान लें कि खेती किसानी में हम करते क्या है या हमारे किसान भाइयों की आवश्यकता क्या है। आप देखें कि जैसा कि मैंने कहा है कि जो नई तकनीकों का अंगीकरण करना है किसान के स्तर पर, तो उस तकनीकी जानकारी चाहिए। जैसे कोई नई फसल है या नई प्रभेद है, उसका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होता है। जो आजकल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो तकनीकें हैं, इसकी जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचनी है, ये पहुंचाई जा रही है। तो इसमें आईसीटी क्या करेगा? जैसे मान लीजिए हम पोर्टल के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से, कॉल सेंटर के माध्यम से इन तकनीकी सूचनाओं का संप्रेषण कर सकते हैं। इससे आगे यदि हम चलें, कुछ डायनामिक इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जो खेती किसानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए मौसम की सूचना या बाजार की सूचना। तो मौसम की सूचना अभी कुछ है, कुछ घंटे के बाद बदल जाएगी। तो ये जो डायनामिक इन्फॉर्मेशन है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम आईसीटी के माध्यम से भेज। कृषि से जुड़े विश्वविद्यालय, अनुसंधान केंद्र, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं किसानों तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। किसान भाई ऐसे माध्यमों से जुड़कर घर बैठे लाभ उठा सकते हैं। किसान कॉल सेंटर में भी तकनीकी के द्वारा प्रगति होती गई है। अब किसान कॉल सेंटर में किसान भाई कॉल करेंगे, विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जो भी जान के जिज्ञासा है उनकी, वो प्राप्त कर सकते हैं। वो एसएमएस से भी जुड़ गया है, एसएमएस भी किसान भाइयों को आने लगा है। उसके अलावा जो मौसम से संबंधित सूचना है, तो मौसम से संबंधित सूचना जिन संस्थाओं के द्वारा विकास किया जाता है, ये पुश मोड में भी हम एसएमएस के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से भेजते हैं। और हम लोगों के का जो एप्लीकेशन या बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो पूल मोड में भी सूचना को लेते हैं। इसके अलावा देख लेंगे कि जो बहुत सारी संस्थाएं हैं और काफ़ी अच्छे तरीके, जैसे हमारा पोर्टल है, तो कैसे हम बीमारी को पहचानेंगे, किस घंटे में किस गांव का क्या वेदर रहेगा, ये हम देख सकते हैं, पुल मोड में सूचना में दे सकते हैं। सूचना को किसानों की आवश्यकता अनुसार उन तक पहुंचाने की व्यवस्था है, ताकि तमाम सूचनाओं के संजाल में वे फंस नहीं जाए। अर्थात जिन्हें कृषि या किसी खास तरह की फसल की जानकारी की जरूरत हो, उसे वही जानकारी मिल सके। उसके लिए पशुपालन या वानिकी से जुड़ी जानकारियां कोई काम की नहीं होती हैं। इससे किसानों के समय की बचत और विषय वस्तु की स्पष्ट जानकारी मिल पाती है। इसके लिए कई तरह के ऐप एवं पोर्टल विकसित किए गए हैं। तो है कि जो चूंकि आईसीटी का माध्यम है, तो इसके दो पक्ष हैं, दो मोड है। एक होता है पुश मोड। पुश मोड में कहते हैं कि हम जैसे छपवा दिए, पेपर में छपवा दिए, या एसएमएस भेज दिए या ईमेल भेज दिए। हमारा फोकस है कि पुल मोड सूचना, जिन किसान को जिस प्रकार की सूचना की आवश्यकता है, उसी प्रकार की सूचना वो प्राप्त कर सके। मैं उदाहरण के रूप में दे सकता हूँ कि मान लीजिए किसी गांव के खास पंचायत के कोई किसान है, तो उनको अपने पंचायत के मौसम से मतलब है, तो वो मौसम वो हमारे एप्लीकेशन से या पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। कोई किसान भाई केवल सब्जी की खेती करनी है उनको, तो उनको जो पशुपालन की संबंधित जानकारी देने का कोई मतलब नहीं है। और ख़ास करके ये सूचना प्रेषित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 55 करोड़ से ज़्यादा के करीब स्मार्टफोन, लगभग हर एक गाँव में स्मार्टफोन है। तो पूल मोड का जो सूचना है वो हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं, और वो काफ़ी जो उनके काम की सूचना है वही उन तक पहुँचे। कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी और भी महत्वपूर्ण हो गई है। संक्रमण के इस दौर में आईसीटी के माध्यम से घर बैठे तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को जागरूक होना पड़ेगा। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, जानकारियाँ तो हमारे पास और भी रहती हैं, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की भी कमी रहती है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा है। तब तक आप कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची।
पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।